भी सोचा है कि सिर्फ एक समुद्री यात्रा पूरी दुनिया का भविष्य कैसे बदल सकती है। आज हम एक ऐसे ही सफर की कहानी में गोता लगाएंगे। एक ऐसा सफर जिसने सिर्फ दूरियां नहीं घटाई, बल्कि महाद्वीपों को जोड़ा, बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया और हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक समुद्री सफर की नहीं है। इसके पीछे है एक भूख, एक ऐसी जबरदस्त भूख जिसने पूरे यूरोप को बेचैन कर रखा था। और ये कोई पेट की भूख नहीं थी ना, ये भूख थी दौलत की, ताकत की और एक एक अनदेखी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा 15वीं सदी के यूरोप के बारे में सोचिए। खाने की मेज पर क्या है? बेस्वाद उबला हुआ मांस। और अब सोचिए उन जादुई मसालों के बारे में जो पूरब से आते थे, जो इस बेजान से खाने में भी जान डाल सकते थे। मतलब ये चाहत इतनी ज्यादा थी, ये लालच इतना गहरा था कि इसने यूरोप के राजाओं को मजबूर कर दिया कि वो अपने नाविकों को इतिहास के सबसे खतरनाक सफर पर भेज दें। पर एक प्रॉब्लम थी, इन मसालों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि सदियों से भारत से यूरोप तक का जो जमीनी रास्ता था, उस पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। वो भारत से कौड़ियों के दाम पर मसाले खरीदते और यूरोप में उन्हें सोने के भाव बेचते थे। एक ऐसा मोनोपोली जिसे पुर्तगाल जैसे देश तोड़ने के लिए बेताब थे। तो जब जमीन का रास्ता बंद हो तो एक ही रास्ता बचता है, समंदर का सीना चीरकर भारत पहुंचना। और बस इसी बेताबी ने जन्म दिया पुर्तगाल के उस दुस्साहसी दाव को, जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसा जोखिम था जिसमें या तो सब कुछ मिलना था या फिर सब कुछ डूब जाना था। देखिए, ये कोई एक रात का फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। वास्को डी गामा का जो सफर था, वो तो लगभग एक सदी की अथक और दर्दनाक कोशिशों का नतीजा था। पुर्तगाल ने, आप जानते हैं, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी अफ्रीका के तटों की खोज की। हर एक सफर एक जुआ था। हर बार थोड़ा और आगे बढ़ते, तूफानों और अनजान खतरों का सामना करते। और इस जबरदस्त महत्वाकांक्षा के पीछे एक चेहरा था। वो थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। असल में उन्होंने ही वो नींव रखी थी जिस पर पुर्तगाल के समुद्री साम्राज्य की पूरी इमारत खड़ी होनी थी। उन्होंने क्या किया? बेहतरीन नाविकों, खगोलविदों और नक्शा नवीसों की एक टीम तैयार की और उन्हें भेज दिया अनजाने समंदरों में। तो प्रिंस हेनरी ने सपना तो देख लिया, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो मौत से भी टकरा जाए। तो अब हम उस शख्स पर आते हैं जिसे इस खोज के आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव के लिए चुना गया था। एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था, वास्को डी गामा। तारीख थी 8 जुलाई 1497। लिस्बन के बंदरगाह पर कोई जश्न नहीं था, बल्कि मातम पसरा था। लोग ऐसे रो रहे थे मानो वो अपने लोगों को सफर पर नहीं, बल्कि सीधे मौत के मुंह में विदा कर रहे हों। और सच कहूं तो उनका डर गलत नहीं था। सफर की शुरुआत हुई 170 जांबाजों के साथ। सोचिए, 170 लोग जिन्होंने अपने परिवारों को अलविदा कहा, और वो ये जानते थे कि शायद वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। और उन्होंने समंदर की बेरहम लहरों पर 300 से भी ज्यादा दिन बिताए। जरा कल्पना कीजिए, लगभग 1 साल तक जमीन का एक टुकड़ा भी ना दिखना। हर दिन सिर्फ अंतहीन नीला समंदर और ऊपर खुला आसमान। और जब वो लौटे तो 170 में से जिंदा कितने बचे थे? सिर्फ 54। 2/3 से ज्यादा लोग या तो स्कर्वी जैसी भयानक बीमारी से तिल-तिल कर मरे या फिर तूफानों में समा गए। ये थी उस सफर की कीमत। सफर इतना मुश्किल था कि एक समय पर तो बचे खुचे नाविकों ने विद्रोह कर दिया। तब पता है वास्को डी गामा ने क्या किया? उसने अपनी तलवार निकाली, दिशा बताने वाले सारे यंत्र उठाए और उन्हें समंदर में फेंक दिया। और वो चीखा, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं, या तो भारत मिलेगा या ये समंदर हमारी कब्र बनेगा। ये सिर्फ जिद नहीं थी, ये एक ऐसी इच्छा शक्ति थी जिसके आगे शायद समंदर को भी हार माननी पड़ी। और आखिरकार तूफानों को, मौत को और विद्रोह को हराने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा। लेकिन सदियों का सपना जब हकीकत बना तो भारत में उनका स्वागत वैसा नहीं था जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। ये जानना बहुत जरूरी है कि सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव में उनकी मदद एक भारतीय नाविक ने की थी। नाम था अब्दुल मनीक। सच तो यह है कि उसके बिना शायद वो कभी पहुंच ही नहीं पाते। सितारों और हवाओं का उसका ज्ञान देखकर पुर्तगाली दंग रह गए थे। और फिर एक सुबह जमीन दिखने से भी पहले हवा में मसालों की वो खुशबू तैरने लगी जिसका उन्होंने सिर्फ सपना देखा था। वो कालीकट पहुंच चुके थे।
और यहीं हम इतिहास के उस निर्णायक पल को देखते हैं। दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग सभ्यताएं पहली बार आमने सामने थी। सोचिए, एक तरफ थे समंदर के थके हारे यूरोपीय खोजकर्ता और दूसरी तरफ कालिकट के शक्तिशाली राजा ज़ेमोरिन, जो अपने सोने के सिंहासन पर बैठकर इस अजीब सी मुलाकात को देख रहे थे। लेकिन ये मुलाकात उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल नहीं रही। दागामा चाहता था पुर्तगाल के लिए व्यापार का एक अधिकार, लेकिन कालीकट तो पहले से ही एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब था जहां अरब व्यापारी मजबूती से जमे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, दागामा जो तोहफे लाया था, कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन, उन्हें ज़मोरिन के दरबार में अपमानजनक समझा गया। मतलब टकराव की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। तो दा गामा का पहला सफर भले ही कूटनीतिक तौर पर असफल रहा, लेकिन उसने पुर्तगाल को एक बात सिखा दी थी, और वो ये थी कि अगर व्यापार प्यार से नहीं मिलता तो उसे ताकत से छीना जाएगा। और बस यहीं से खोज का सफर कब्जे के सफर में बदल गया। तो इस जानलेवा सफर का नतीजा क्या निकला? नतीजा था 6000% का अविश्वसनीय मुनाफा। सोचिए, 6000%! ये एक ऐसा नंबर था जिसने पूरे यूरोप के होश उड़ा दिए। ये मुनाफा नहीं था, ये तो एक खजाने की चाबी थी। और अब हर राजा, हर व्यापारी, हर नाविक, सबको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, भारत का रास्ता। इसके बाद जो हुआ वो खोज नहीं थी, वो थी कब्जे की एक सोची समझी बेरहम रणनीति। पुर्तगालियों का ब्लूप्रिंट एकदम साफ था। स्टेप 1, ताकत के साथ लौटो। जैसे दागामा अपनी दूसरी यात्रा में 20 जंगी जहाजों के साथ लौटा। स्टेप 2, अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों यानी अरबों पर हमला करो। स्टेप 3, स्थानीय राजाओं की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाओ और गठबंधन करो। और सबसे जरूरी, प्रमुख बंदरगाहों पर किले बनाओ और धीरे धीरे पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर अपना शिकंजा कस लो। दा गामा के इस एक सफर ने, आप जानते हैं, इतिहास में डोमिनोज की एक ऐसी लाइन खड़ी कर दी जिसे कोई रोक ही नहीं सका। पहला डोमिनो गिरा पुर्तगाल के एस्तादो दा इंडिया के रूप में, जिसने हिंद महासागर पर अपना दबदबा कायम किया। लेकिन उनकी सफलता को देखकर जल्द ही डच, फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज भी इस खूनी होड़ में कूद पड़े। अब व्यापार का मैदान जंग का मैदान बन चुका था और एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद का एक नया, लंबा और बहुत ही दर्दनाक अध्याय शुरू हो गया था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, वास्को डी गामा के सफर ने दो दुनियाओं को जोड़ा तो जरूर, लेकिन क्या उसने एक पुल बनाया या एक युद्ध का मैदान तैयार किया? शायद इसका जवाब दोनों है, और इसका असर आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। सोचने वाली बात है कि नहीं?